हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य के तीसरे अध्याय के बारे में, जो कि है क्या लिखूं। और ये लिखा गया है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा इस पाठ के सार को समझने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग जीवन परिचय करने वाले हैं और उनसे संबंधित रचनाएं भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देखेंगे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, एंड उसके बाद फिर हम लोग पाठ का सार देखेंगे, जैसा कि हम लोग सारी क्लासेस में हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये आप जानते हैं कि ये तीसरा अध्याय है आपके हिंदी गद्य बुक से, है ना। ये तीसरा अध्याय है। तो इसके पहले जो हमारा पहला चैप्टर था वो था मित्रता, और किसके द्वारा लिखा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और दूसरा क्या था? ममता, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा था। और ये है हमारा तीसरा अध्याय। तो यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आपको पता है कि हम लोग सीक्वेंस वाइज ऐसे ही पूरी क्लासेस करते आ रहे हैं। जब हम लोगों ने मित्रता पाठ पढ़ा तो पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उसके बाद पूरे पाठ का सार, मित्रता पाठ के सार, एंड उसके बाद उससे महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि प्रत्येक वर्ष में लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, है ना। ऐसे ही हम लोगों ने सेकंड चैप्टर को भी पढ़ा और आज ये जो हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेम वैसा ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जीवन परिचय एंड उसके बाद फिर हम लोग इस पाठ का सार पढ़ने वाले हूँ, क्या लिखूं, है ना, इस पाठ का पूरा सार। तो देखिए जैसा कि हम लोग सभी में ऐसे ही करते हैं, तो इनका नाम क्या है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ऐसे संक्षिप्त में आप अपने एग्जाम में भी लिखेंगे पहले। फिर उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो देखिए जन्म कब हुआ था? 27 मई 1894 ईस्वी को, है ना। उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ था, है ना? जन्म स्थान क्या है इनका? तो जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद आप लिखेंगे, जब संक्षिप्त रूप में इसको लिखेंगे जीवन परिचय को, तो देखिए इनके पिता का क्या नाम था, है ना। इनके पिताजी का नाम पुन्नालाल बख्शी था। देखिए इनसे ही रिलेट था, इनका नाम पूरा क्या था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? पुन्नालाल बख्शी। उसके बाद देखिए इनकी शिक्षा, तो इन्होंने बीए पास किया था, है ना। उसके बाद ये कहानी वगैरह लिखना शुरू कर दिए थे। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई, उसका टाइम क्या है, टाइम पीरियड? तो देखिए 27 दिसंबर 1971 ईस्वी में। तो जैसे ही हम लोग इन सारे ऐसे ही जीवन परिचयों को देखते आए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो या जयशंकर प्रसाद जी का हो, या आज हमारा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, तो हम लोग पहले ऐसे संक्षिप्त में लिखेंगे, देन उसके बाद देखिए ऐसे। तो इसे पूरा डिटेल में देखते हैं और आप अपनी परीक्षा में भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म, अच्छा देखिए इनका नाम तो थोड़ा सा बड़ा है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अब हम लोग जब इनका अब आगे पूरा पढ़ने वाले हैं तो इनको शॉर्ट में बोलेंगे बख्शी जी, है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, इनका जन्म 27 मई 1894 ईस्वी को जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। तो देखिए जब आप लोग अपने एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखिएगा, जो मेन पॉइंट होंगे उनको हाईलाइटेड वर्ड में लिखिएगा, है ना, हाईलाइट करके लिखिएगा। आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करेंगे एग्जाम में, तो आप ब्लैक पेन से इनको हाईलाइट करके लिखिएगा, जैसे इनका जन्म कब हुआ था, और जब स्थान लिखेंगे कि जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। अब देखिए इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा, इनके बाबा का क्या नाम था? उमराव बख्शी, है ना। तो पिताजी पुन्नालाल बख्शी एंड इनके बाबा उमराव बख्शी क्या थे? साहित्य प्रेमी और कवि थे, है ना। वो साहित्य प्रेमी थे, मतलब साहित्य से प्रेम करने वाले थे, उसमें रुचि रखने वाले थे, और साथ साथ वो क्या थे? कवि भी थे। अब उसके बाद देखिए इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। अब आगे देखिए कि परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। मतलब जब ये विद्यार्थी ही थे तभी से इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। अब उसके बाद देखिए बीए पास करते ही, जब जैसे ही इन्होंने बीए पास किया, तो बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती, ये चीज ध्यान में रखिएगा, हाईलाइटेड वर्ड भी है यहाँ पर, है ना, और इसे आप लोग यहाँ पर
फोकस भी करिएगा इस पर थोड़ा सा। देखिए, इन्होंने जैसे ही इन्होंने बीए पास किया, तो बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। उसके बाद में सरस्वती के, ये एक पत्रिका थी, है ना, सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। तो उसके बाद जो अन्य पत्र पत्रिकाएं भी थे, उनमें भी इनकी जो रचनाएं थी वो क्या होने लगी, प्रकाशित होने लगी। अब आगे देखिए, इनकी प्रथम कहानी क्या है, ये भी ध्यान में रखिएगा, तारिणी, है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकी प्रथम कहानी क्या थी, तारिणी, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारिणी पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद देखिए कि बख्शी जी की प्रसिद्ध मुख्य आधार आलोचना, है ना, विधाएं की बात कर रहे हैं, तो देखिए आलोचना और निबंध लेखन है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है ना। उसके बाद देखिए, साहित्य का यह महान साधक 27 दिसंबर 1971 लिखा हुआ है ना, 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गया। मतलब इनका निधन कब हुआ, तो 27 दिसंबर 1971 ईस्वी को। तो यहाँ पर इनका जन्म, है ना, जन्म मेन है, जन्म के बाद ये जो हम लोगों ने देखा इनकी मृत्यु का टाइम पीरियड और इनके जन्म का टाइम पीरियड, और उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था और इनके बाबा जी का नाम क्या था, है ना, और इनकी शिक्षा क्या थी, और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद में इन्होंने, हाँ, इसके अतिरिक्त तो अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। और फिर उसके बाद देखिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि प्रथम कहानी तारिणी जबलपुर से प्रकाशित होने वाली हितकारिणी पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में क्या हुई, प्रकाशित हुई। अब उसके बाद देखिए, हाँ, तो बख्शी जी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में से जाने जाते हैं। द्विवेदी युग के साहित्यकार, अभी हम लोग जब पिछले क्लासेस में पूरा हिंदी गद्य का इतिहास, पद्य का इतिहास और उसमें सब द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, यदि ये सब आपने अभी नहीं पढ़ा है, पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, पिछली क्लासेस भी देखिए और रेगुलर जैसे हमारी क्लासेस होती हैं उनके साथ में बने रहिए और थोड़ा थोड़ा करके अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। यही एक अच्छा अवसर रहेगा आपको, यदि धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो अपनी परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। अब उसके बाद देखिए, इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। तो इन्होंने कई सारे उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं जो कि किससे संबंधित, जैसे समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में निबंध लिखे हैं। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग कि बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया। उसके बाद देखते हैं कि कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। तो ये जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में जीवन परिचय लिखेंगे और आपके एग्जाम में जीवन परिचय कुल 5 नंबर का पूछा जाता है। इसका नंबर कितना होता है, 5 नंबर का। आपको जीवन परिचय गद्य से एक लिखना होता है और दूसरा एक आपको पद्य से लिखना होता है, काव्य से, है ना। तो देखिए, और इनकी रचनाएं देखते हैं मुख्य रूप से। तो आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेस में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि आपको अपने परीक्षा में, है ना, अपने एग्जाम में सिर्फ इनसे संबंधित एक रचना लिखनी होगी। यदि गद्य में किसी का भी जीवन परिचय आता है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक रचना लिखनी है, कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लेकिन हम लोगों ने कई सारी इनकी रचनाएं रख ली हैं और इसका यही कारण है रखने का, क्योंकि इससे आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे और जब भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे तो शायद इनमें से भी बन सकते हैं और बिल्कुल बनते भी हैं, है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा तो आपको आसानी होगी बहुविकल्पी प्रश्नों को करने में। तो देखिए, इनकी मुख्य रचनाएं देखते हैं। तो निबंध इन्होंने लिखे, है ना, तो जिसमें प्रबंध पारिजात, है ना, प्रबंध पारिजात निबंध है इनका। उसके बाद पंचपात्र, है ना, पदवन,
और उसके बाद मकरंद बिंदु, मकरंद बिंदु, ये चीज ध्यान में रखिएगा, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे पन्ने, और मेरा देश, ये इनके क्या है, निबंध। तो ऐसे कुछ ये तो इंपॉर्टेंट है, जैसे मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश, है ना। तो इनमें से ध्यान रखिएगा और आप परीक्षा में एक रचना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कई सारी इसलिए हैं कि यदि आप पढ़ेंगे और आपके दिमाग में रहेंगी तो फिर आपको परीक्षा में शायद बहुविकल्पी प्रश्न भी इनसे देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अब इन्होंने कहानी भी लिखी, तो झलमला अंजलि, है ना, आज इनकी क्या है, कहानी, और अंजलि बोलते हैं ऐसे लेकिन लिखते क्या है, अंजलि, और बोलेंगे भी ऐसे ही, अंजल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आलोचना, है ना, इनकी आलोचना भी है। तो देखिए, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, और समस्या और समाधान, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई है कई वर्षों में लगातार, है ना। तो आलोचना में समस्या और समाधान, ये भी ध्यान में रखिएगा, और आप इनमें से कोई एक रचना आप अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले इनका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय देखा, और किस प्रकार से आप इन परीक्षा में लिखेंगे संक्षिप्त में, देन उसके बाद ऐसे करके, और जितने भी इसके मेन पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइटेड वर्ड में लिखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा, ज्यादा बेहतर तरीका होता है आपकी परीक्षा में लिखने का। अब उसके बाद देखिए, क्या लिखूं, ये निबंध है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है ना। क्या लिखूं ऐसे करके है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, और इसी पार्ट का सार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आप जानते भी हैं कि पिछले भी ऐसे ही मित्रता पाठ का भी सार हम लोगों ने पढ़ा, देन उसके बाद ममता पाठ का सार, और आज ये क्या लिखूं पाठ का सार। पाठ का सार क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या हम लोग को लाभ होता है, ये इसलिए पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि यदि इस पाठ से संबंधित आपके परीक्षा में गद्यांश पूछे जाएंगे, है ना, बिल्कुल पूछे जाएंगे, इसमें यदि का कोई वही नहीं है, हाँ। तो आपकी परीक्षा में इन निबंध से संबंधित क्या होंगे, गद्यांश पूछे जाएंगे, और गद्यांश की आपको व्याख्या करनी होगी, उसका संदर्भ लिखना होगा, और उससे ही संबंधित 2 या 3 प्रश्न अलग से भी पूछ लेता है, तो इन सभी का आंसर करना होगा। और यदि आपको एक बार इस पाठ का सार समझ में आ गया तो आपको आसानी होगी, कहीं से भी लाइन्स आ जाए आपके लिए गद्यांश में तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इस सार को समझने के बाद जो अगली हमारी क्लास होगी, ये इसी सार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे जिनको हम लोग करेंगे आगे क्लासेस में, और करते भी आए हैं रेगुलर ऐसे ही क्लासेस में। अब देखिए, क्या लिखूं, ये निबंध है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा लिखा गया है ना। आप बुक में देखेंगे पूरा आपको लॉन्ग वे में ऐसे मिलेगा पढ़ने को, लेकिन हम लोग यहाँ इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, और पूरे जो है निबंध में क्या क्या मेन है बस उसको देखने वाले हैं, और शॉर्ट पे उसको समझेंगे पूरा। अब देखिए, क्या लिखूं, ये जो निबंध है, इस पाठ के अंतर्गत पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखने की कला तथा विशेष मानसिक स्थिति का वर्णन किया है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इस निबंध में बख्शी जी के द्वारा लिखने की कला और मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि लेखक के अनुसार उन्होंने कभी उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया, उन्होंने कभी ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें मन के अंदर भाव स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब इन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि जिसमें क्या होता है कि मन के अंदर भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं, बल्कि वे तो सोच विचार कर और परिश्रम करके ही किसी निबंध पर लिख पाते हैं। तो ये जो इनका ये क्या लिखूं निबंध है, इसमें हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ने ऐसे करके क्यों लिखा, और परीक्षा में हमारी बुक में तो ये ऐसे करके नहीं दिया हुआ है। बुक में आप पढ़ते हैं तो पूरा ऐसे दिया होता है, पूरा कहानी के रूप में, है ना, निबंध ऐसे करके दिया होता है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगता है, और कुछ कभी कभी लाइन से भी हम लोग भटक जाते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ रहे थे। तो देखिए, इस पूरे निबंध में हम लोग को कुछ मुख्य बिंदु ये मिलने वाले हैं, है ना, कुछ ये इसके मुख्य बिंदु हैं, और यही इसमें मेन है ना। इनको यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो पूरा निबंध आपको समझ में आ जाएगा, और निबंध ये समझ में आ गया आपको तो आप गद्यांश भी आसानी से उसकी व्याख्या और जो ऐसे भी उससे प्रश्न पूछे जाते हैं आप कर लेंगे। अब देखिए, इसके मुख्य बिंदु क्या है, फटाफट देख लेते हैं कि लेखन कला के बारे में इसमें बात की गई है, लेखन कला मतलब लिखने की कला के बारे में बात की गई है। उसके बाद फिर क्या बोला गया है, दूसरा जो
मेन बिंदु है इसका कि लेखक की मनोस्थिति तथा उनके सामने कठिनाई, इस बिंदु पर बात की गई है। फिर उसके बाद आदर्श निबंध की पहचान, है ना, इसके बारे में बात की गई है कि आदर्श निबंध की पहचान कैसी होती है ना, किस प्रकार से होती है। फिर उसके बाद जो अगला हमारा मेन मुख्य बिंदु है कि निबंध की रूपरेखा और शैली, मतलब निबंध की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए और इसकी शैली कैसी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है हमारा कि दूर के ढोल सुहावने कैसे होते हैं, है ना, इसके बारे में बात की गई है और ये इंपॉर्टेंट भी है। 100% आपको गद्यांश देखने को मिलेगा कि दूर के ढोल सुहावने कैसे होते हैं, इसके बारे में भी बात की गई है इस चैप्टर में, इस निबंध में, है ना। उसके बाद देखिए जो 6 मुख्य बिंदु है कि युवा वर्ग तथा वृद्ध वर्ग का संसार के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, मतलब युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग, है ना, इनका संसार के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, कैसा ये लोग अपना वो बना करके रखते हैं। चलिए, तो यही मुख्य बिंदु हम लोग देखने वाले हैं। लेखन कला के बारे में जो कि इसी निबंध में दिया हुआ है कि अंग्रेजी के लेखक एजी गार्डनर, है ना, इनका नाम ध्यान में रखिएगा और ऐसे आपका बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकता है कि एजी गार्डनर के अनुसार लेखन कार्य का विशेष मानसिक स्थिति में ही किया जा सकता है। जो लेखन कार्य होता है ये एक विशेष मानसिक स्थिति में ही किया जा सकता है। किसके द्वारा बोला गया है? एजी गार्डनर के द्वारा, है ना। तो ये भी राइटर है, लेखक है। उसके बाद देखिए कि उस समय मन में कुछ ऐसी स्फूर्ति, उमंगे व आवेग उत्पन्न होते हैं कि लेखक को लिखना ही पड़ता है। मतलब निबंध जब वो लिखता है तो उस समय ऐसा ही, मतलब उसके मन में जो स्फूर्ति है ना, एक अलग सा प्रभाव झलकने लगता है। उसके बाद उमंगे जो होती हैं, तरंगे ऐसे करके आवेग उत्पन्न होते हैं कि लेखक को लिखना ही पड़ता है। फिर उसे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने मन से लिखता चला जाता है। अब देखिए उस समय उसे विषय के बारे में सोचने की चिंता भी नहीं होती, चाहे कोई, है ना, मतलब उस समय उसे विषय के बारे में सोचने की चिंता भी नहीं होती है। उसके बाद देखिए विषय हो वह उसी में अपने सारे मनोभावों को भर देता है। तो हम लोगों ने लेखन की कला के बारे में बात किया कि जब लेखक जो होता है जब वो लिखता है तो उसके मन में स्फूर्ति, उमंगे और आवेग उत्पन्न होते हैं, फिर उसे सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं होती है ना, वो चाहे किसी भी प्रकार का निबंध हो। अब आगे देखते हैं हम लोग लेखक की मनोस्थिति तथा उनके सामने कठिनाई, मतलब उसके मन की स्थिति क्या थी और उसके सामने कैसी कठिनाई आई, उनके बारे में बात करते हैं। पूरा निबंध में ऐसे ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। देखिए लेखक ने लिखा है कि आज तो उन्हें विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये देखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि उनकी 2 पुत्रियां थी, है ना, उनकी पुत्रियों ने, यहाँ पर ये ऐसे ऐड कर लीजिएगा, ने उनकी पुत्रियों ने, जिनका नाम क्या था, नमिता और अमिता, ने क्रमशः दूर के ढोल सुहावने होते हैं तथा समाज सुधार विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा। यानी कि नमिता ने बोला कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस निबंध पर लिखने को कहा, और अमिता ने समाज सुधार के विषय में निबंध लिखने को कहा, लेखक बख्शी जी से, है ना। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर और आप ऐसे ही पूरा निबंध में भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। अब देखिए कि लेखक के सामने कठिनाई यह है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर 5 पेज कैसे लिखे जाए, है ना। उसके सामने कठिनाई आती है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर वो 5 पेज कैसे लिखेगा। उसके बाद और यही स्थिति समाज सुधार पर लिखने वाले निबंध की है। जैसे ही वो दूर के ढोल सुहावने होते हैं उस पर सोचता है कि 5 पेज कैसे लिखें, वैसे ही ये सोचता है कि समाज सुधार पर भी हम कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए अपनी समस्या का हल पाने के लिए लेखक कौन, बख्शी जी, है ना, लेखक निबंध शास्त्र के विद्वानों की रचनाओं में आदर्श निबंध ढूंढने लगा। क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं। उसके बाद किंतु लेखक के सामने समस्या यह है कि ऐसी स्थिति से कभी नहीं गुजरा, मतलब उसके सामने ऐसी समस्या थी कि वो ऐसी स्थिति से कभी नहीं गुजरा था जब भाव स्वयं ही उमड़ पड़े हों। मतलब उसने कभी ऐसा एहसास ही नहीं किया था कि जब उसके मन में भाव
स्वयं से ही उमड़ पड़े हों। कि मतलब निबंध लिखने के लिए और भी जो लेखक होते हैं उन्हें इतना सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही वो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, उनके अंदर खुद से ही आवेग, है ना, और जो मतलब उसके जो इमोशंस होते हैं वो खुद से ही जागृत होने लगते हैं, है ना। तो इनका भी ऐसा ही ये था कि इन्होंने लेकिन ये कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया था कि इनके भाव स्वयं ही उमड़ पड़े हों, मतलब खुद से ही इनके अंदर एक ऐसी भावना आ गई हो लिखने के लिए। अब देखिए, लेखक को कुछ लिखने के लिए चिंतन और मनन करना पड़ता है। तो बख्शी जी ये सोचते थे कि ऐसा कभी इनके साथ हुआ ही नहीं है कि इनके मन में स्वयं ही भाव उमड़े हो। फिर लेखक को कुछ लिखने के लिए चिंतन और मनन करना पड़ता है तथा आज तो उन्हें दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार जैसे दो विषयों, है ना, जैसे दो विषय भी दिए हैं जिन पर लेखक को आदर्श निबंध लिखकर उन्हें अच्छी तरह समझाना भी है। अब एक समस्या हो जाती है इनके सामने, कठिनाई आ जाती है कि कैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर कैसे निबंध लिखेंगे और समाज सुधार पर कैसे निबंध लिखेंगे। ये जो इनकी पुत्रियों द्वारा इन्हें निबंध लिखने को बोला जाता है, तो ये कठिनाई होती है इनके सामने। और इनकी मनोस्थिति क्या होती है, ये अपने उसको व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कभी एहसास ही नहीं किया कि उनके अंदर खुद से ही इनके जो मनोभाव हैं वो जागृत हुए हों, है ना, उसमें स्वयं ही क्या भाव उत्पन्न हुए हो। तो आप देखिए आगे कि आदर्श निबंध की पहचान। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि लेखन कला के बारे में, उसके बाद इनके सामने कठिनाई क्या थी और इनकी मनोस्थिति, मन की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में बात किया। अब देखिए आदर्श निबंध की पहचान। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब देखते हैं आगे कि लेखक ने देखा कि एक विद्वान का विचार है कि बड़े निबंध की अपेक्षा छोटा निबंध अधिक श्रेष्ठ रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यू भी बन सकता है यहाँ पर कि इसमें विद्वानों का जो विचार होता है वो क्या होता है कि बड़े निबंध की अपेक्षा छोटा निबंध अधिक श्रेष्ठ रहता है। बिल्कुल, उसमें जितना भी ये लिखा हुआ होता है ना, हम जितना भी पढ़ते हैं, यदि छोटा निबंध है तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है, और बड़े निबंधों में क्या होता है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके उसमें बात कही गई होती है। अब आगे देखिए, तो बेहतर क्या होता है, छोटा निबंध। अब आगे देखते हैं, क्योंकि बड़े निबंधों की रचना में वह सुंदरता व भावों की अभिव्यक्ति नहीं रह पाती है। बिल्कुल, लेखक को भी छोटा निबंध लिखने में ही अपनी भलाई दिखाई दी। जो बख्शी जी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यदि हम छोटा निबंध लिखेंगे तो उसी में उनको अपनी भलाई नजर आई। अब देखते हैं, अब लेखक निबंध की अगली कसौटी निबंध की सामग्री और शैली के बारे में सोचने लगा, है ना। अब आगे वो इसके बारे में सोचने लगता है। यदि लेखक को यह विषय पहले पता होते तो वह पुस्तकालय में जाकर कुछ सामग्री ढूंढ लेता। अगर उसको ये पहले पता होता तो वो पुस्तकालय में जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के वो क्या करते, पहले ही उसे संबंधित सामग्री को ढूंढ लेते। किंतु अब तो लेखक की अपने ज्ञान से ही निबंध लिखना था। अब क्या वो था कि मतलब उनके पास कोई सामग्री तो थी नहीं, तो उन्हें अपने मन से ही लिखना था, है ना, अपने ही ज्ञान से लिखना था। अब आगे देखते हैं, निबंध की रूपरेखा और शैली, इसको देखते हैं, है ना। तो विद्वानों का कहना है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, है ना, रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। किंतु लेखक दूर के ढोल सुहावने होते हैं कि रूपरेखा नहीं सोच पा रहा था। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि इस निबंध को कैसे वो लिखे, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार करे। अब देखिए, वह उसका सारांश तो लिख सकता था, किंतु निबंध से पहले सार कैसे लिखे, इसके बारे में वो नहीं सोच पा रहा था, है ना। अब देखिए, लेखक कहता है कि मैं यह रूपरेखा तैयार नहीं कर सकता। अब लेखक को निबंध की शैली निश्चित करनी थी, लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि मैं यह रूपरेखा तैयार नहीं कर सकता, लेकिन इसको निबंध की शैली निश्चित करनी थी। अब देखिए, आचार्य कहते हैं कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, बिल्कुल फ्लुएंसी होनी चाहिए, ऐसा प्रवाह होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे व एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वाक्य हमारा कुछ और कह रहा है, दूसरा उससे कहीं अलग ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसमें भाषा में प्रवाह होना चाहिए, है ना। उसके बाद वाक्य छोटे छोटे व एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए, मतलब उससे कनेक्शन होना चाहिए उनका। लेखक सोचता है कि यह तो सरल है,
छोटे छोटे वाक्य तो मैं लिख सकता हूँ, है ना। अब आगे देखिए कि अपनी विद्वता व गौरव को दिखाने के लिए वाक्य बड़े बड़े व सार गर्भित होने चाहिए। अपने गौरव और विद्वता को दिखाने के लिए वाक्य बड़े बड़े व सार गर्भित होने चाहिए। उसके बाद देखिए संस्कृत के विद्वान बाणभट्ट व कवि हर्ष इसके उदाहरण हैं, जिनके काव्य में ऐसे बहुत से स्थल हैं जो साधारण व्यक्ति की समझ से दूर है। मतलब इतना ज्यादा वो बड़े बड़े मतलब काफी उसको बढ़ा चढ़ा करके किया गया है, जिसमें उनके गौरव को दिखाने के लिए मतलब क्या हो था कि वाक्य बड़े बड़े व सारगर्भित ऐसे किए, जिससे और किसके द्वारा किए गए, बाणभट्ट व कवि हर्ष के द्वारा, है ना। ये इनके उदाहरण है कि जिनके काव्य ऐसे बहुत से स्थल है, काव्य में ऐसे बहुत से स्थल हैं जो साधारण व्यक्ति की समझ से क्या है, परे हैं। मतलब साधारण व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता है। अब आगे देखते हैं, ये मेन यहाँ पर पॉइंट है ना। इससे आपको व्याख्या अवश्य देखने को मिलेगी, इससे ध्यान से समझिएगा कि दूर के ढोल सुहावने कैसे होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यह उक्ति इसलिए सत्य है, एक कहावत भी तो है ना, ये कहावत ही बोलते हैं इसको, कहावत भी, कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना। अब उसी के बारे में हम लोग बात भी कर रहे हैं कि ये जो उक्ति है इसलिए सत्य है क्योंकि यदि कहीं दूर ढोल बज रहे हो तो उनकी कर्कशता, है ना, कर्कशता मतलब जो उनकी, समझ रहे हैं ना, जो कठोरता दूर तक नहीं पहुंचती, है ना, दूर तक नहीं पहुंचती। दूर बैठे हुए व्यक्ति को वह स्वर मधुर व कर्ण प्रिय लगता है। यदि कोई दूर से सुन रहा है तो ऐसा लगता है हाँ बहुत ज्यादा अच्छी से, मतलब अच्छी तरीके से इसका वो किया जा रहा है और गाने बजाने वगैरह किए जा रहे हैं। तो दूर से सुनने वाला, उसके कानों में जो आवाज पड़ती है तो उसे क्या लगता है, कर्ण प्रिय लगता है, मतलब सुंदर लगता है, उसे सुनने में क्या लगता है, बहुत ही प्रिय लगता है। उसके बाद किंतु दूसरी ओर एक व्यक्ति के बिल्कुल पास ही ढोल बज रहा हो और उसे कर्कश स्वर से पास बैठे व्यक्ति के कान के पर्दे फट रहे हो। मतलब मान लीजिए कि ढोल बज रहा है और दूर से सुनने में तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो उसके पास बैठा है उसके कान के पर्दे फटे जा रहे हो, किंतु फिर भी वह विवाह उत्सव का आनंद लेता है तथा नववधु के प्रेम उल्लास संकोच की मधुर कल्पना से ढोल की ध्वनि भी मधुर प्रतीत होने लगती है। किंतु दूर बैठा हुआ व्यक्ति उस आवाज को सुनकर विवाह उत्सव की सुंदर कल्पना में खो जाता है। वो वहीं से अंदाजा लगा लेता है कि हाँ ये ऐसे हो रहा होगा, ये ऐसे करके, ठीक है। तो वो दूर से कुछ ज्यादा ही आनंद ले रहे होते हैं। तो देखिए उसके साथ आनंद का कलरव, कलरव मतलब यहाँ पर होता है मधुर ध्वनि। कलरव का अर्थ क्या होता है, मधुर ध्वनि। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना। कलरव का अर्थ होता है मधुर ध्वनि। तो देखिए उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव, प्रमोद व प्रेम का संगीत भी मिले रहते हैं। इसलिए दूर व पास वाले किसी भी व्यक्ति को ढोल का स्वर कठोर नहीं लगता, है ना। इसके बारे में बात की गई, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इससे आप वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ सकते हैं और आप जब अपनी पुस्तक में इस निबंध को पढ़ेंगे तो ऐसा ही आपको निबंध में भी पढ़ने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये भी मेन पॉइंट है कि युवा वर्ग तथा वृद्ध वर्ग का संसार के प्रति दृष्टिकोण कैसा होगा। तो पूरे निबंध का हम लोग सार यहाँ पर समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए जो युवा लोग हैं उन्हें अपना भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है ना। युवा वर्ग को अपना भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है, मतलब उन्हें जो दिखाई देता है वो काफी उज्जवल दिखाई देता है कि आगे हमारा जो भविष्य है वो क्या है, अच्छा होगा। अब उसके बाद देखते हैं कि वे हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, वह क्रांति के समर्थक होते हैं, है ना। अतः भविष्य को वर्तमान में ही लाना चाहते हैं। वो इतने ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि भविष्य को वर्तमान में ही लाना चाहते हैं। दूसरी ओर, एक और तो ये युवा वर्ग की बात हो गई, अब दूसरी ओर वृद्ध जो वर्तमान से भी, दूसरी ओर वृद्ध की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वृद्ध जो वर्तमान से कभी संतुष्ट नहीं होते, जो वृद्ध लोग होते हैं वो वर्तमान से कभी संतुष्ट नहीं होते, उन्हें अपना अतीत ही सुंदर लगता है। जैसे आपने बाबा दादी या कभी इन लोग के मुंह से बात सुनी होगी, है ना, वो बताते हैं तो वो अपना वर्तमान की बात नहीं करते हैं, वो अपने अतीत के बारे में बात करते हैं और हमें
कहानियों के द्वारा भी बताते हैं कि जैसे बचपन में हम ऐसे किया करते थे, या जब हम युवा थे तो हम इस प्रकार से यहाँ ऐसे ही चले जाते थे। मतलब दुनिया भर की कहानी, वो अपने अतीत में ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, कहने का मतलब ये है। अब देखिए, तो उन्हें अपना अतीत ही सुंदर लगता है, किसको? वृद्ध लोगों को, है ना? वे अपने अतीत को ही वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो युवा वर्ग अपने भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो वृद्ध वर्ग है वो अपने अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार वे दोनों ही अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, है ना? दोनों ही असंतुष्ट रहते हैं। मतलब वृद्ध जो है वो अतीत को लाना चाहते हैं, अतीत की ज्यादा ही बड़ाई करते हैं, है ना? कि मतलब जैसे वो बताते हैं कहानियां हमारे दादा दादी के द्वारा जो बताया जाता है उसके द्वारा, है ना? और जो युवा वर्ग होता है वो अपने भविष्य को ही वर्तमान में लाना चाहता है। देखिए, इसलिए समय समय पर सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं, और वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो वर्तमान जो है सदैव सुधारों का ही काल बना रहता है। तो इस बारे में बात की गई कि युवा वर्ग तथा वृद्ध वर्ग का संसार के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, इसके बारे में बात की गई। अब देखते हैं, हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की? ये हमारा तीसरा अध्याय था, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा निबंध लिखा गया क्या लिखूं। तो ये हमारा तीसरा अध्याय था। सबसे पहले हम लोगों ने इस पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय, है ना, और उनसे संबंधित रचनाएं देखी। उसके बाद क्या लिखूं जो निबंध है, इस पाठ का पूरा क्या सार समझा हम लोगों ने। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को करेंगे, जो कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा में अवश्य पूछे गए होंगे, है ना? जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी मित्रता पाठ में, है ना, जो मित्रता पाठ था उसके भी गद्यांश के की व्याख्या, संदर्भ और उनसे संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न थे उनको किया। ऐसे ही ममता पाठ का भी हम लोगों ने पूरा पढ़ा, है ना? जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, फिर ममता पाठ का सार, फिर उसके महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या, है ना? इस प्रकार से पूरा हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही हमारी आज की क्लास थी, हम लोगों ने जीवन परिचय और इसके सार को पूरा पढ़ लिया है। और हमारे अगली क्लास में हम लोग इसके गद्यांश के साथ मिलते हैं। और अभी ये आगे था कि युवा वर्ग तथा वृद्ध वर्ग का संसार के प्रति दृष्टिकोण। तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं कि आज के युवा साहित्यकार वर्तमान में भूत और भविष्य को समाहित करते हुए प्रगतिवादी साहित्य की रचना कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी बात किया कि जो युवा वर्ग होता है वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और जो वृद्ध वर्ग होता है वो क्या बोलते हैं कि अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, परंतु कुछ समय बाद ही उनकी समझ कमजोर और दुर्बल हो जाएगी, है ना? उनका यह जो साहित्य आज नया है कल अतीत का स्मारक बन जाएगा, है ना? अतीत का स्मारक बन जाएगा मतलब अतीत में बदल जाएगा। आज के युवा मतलब आज के जो युवा वर्ग है, युवा कल वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। जो आज के युवा हैं कल जब ये वृद्ध होंगे तो अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। अतीत की मतलब फिर वो अतीत में आ जाएंगे, भूतकाल में, फिर उसके ही गौरव का क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे। वो भी अतीत की ही कहानियां बताएंगे, है ना? अब देखते हैं कि फिर युवाओं का नया दल सुनहरे भविष्य के स्वप्न देखेगा, और फिर जो युवाओं का नया दल आएगा, है ना, जो अभी है वो वृद्ध होगा, और फिर जो युवाओं का नया दल आएगा वो सुनहरे भविष्य के स्वप्न देखेगा, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना? यही तो हमारा मेन इसमें क्या था, यही तो लाइन थी मेन कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इसी के बारे में बात की गई। तो अब हमारी यहाँ से क्लास खत्म होती है ना। कुछ हम लोगों ने थोड़ा सा पहले ही खत्म कर लिया था, कोई बात नहीं। तो देखिए आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। तो हम लोगों ने जीवन परिचय के साथ साथ क्या लिखूं पाठ का पूरा सार कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में क्या लिखूं निबंध के महत्वपूर्ण गद्यांशों के साथ, उनकी व्याख्या को देखेंगे और उसके संदर्भ को, और उनसे संबंधित और भी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, उनको देखने वाले हैं अगली क्लास में। हमारी जो अगली क्लास होगी हम लोग इसी के साथ मिलते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।